Which financial statement provides a snapshot of a company's asset and liabilities? एसेट एंड लायबिलिटी कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है, बताओ आप ही। बैलेंस शीट, वो तो आंसर मैंने दे दिया था ठीक समझ के, बट स्नैपशॉट्स का मतलब समझ में नहीं आया था। स्नैपशॉट मतलब जैसे स्क्रीनशॉट होता है कि इनमें से कौन से चीज से आपको पता लगता है, ये वर्डिंग यूज होगी थोड़ी सी, मुझे लग रहा है दीपक जी आपको। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, स्टार्टिंग में मुझे भी ये प्रॉब्लम्स आई थी। ओके कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड तो मुझे भी नहीं पता था क्या होता है, तो मैंने भी पूछा था किसी अपने कलीग से, पूछा था जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके पास इंग्लिश की है, कंसेप्ट में आपकी कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है। जी विनोद जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर दो क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें, एक तो कॉर्पोरेट एक्शन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ शेयर्स, ये स्टॉक स्प्लिट है वर्ड, तो स्प्लिट सर क्या होता है चलिए बताइए थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। जब भी कंपनी अपने शेयर पे बोनस इशू कर देती है, डिविडेंड देती है, स्टॉक स्प्लिट कर देती है, कंसोलिडेशन कर देती है, तो इस सबको कॉर्पोरेट एक्शन बोला जाता है। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब कंपनी ने सभी शेयर होल्डर्स के लिए कोई बड़ा डिसीजन लिया। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा उसे कॉर्पोरेट एक्शन बोला जाएगा, क्योंकि वो पूरे कॉर्पोरेट पूरी कंपनी पे असर डालता है। अब वो क्या होते हैं, पहला बोनस इशू करना। बोनस इशू करने में क्या होता है, कंपनी के पास 100 शेयर पहले थे, कंपनी ने कहा मैं हर एक शेयर पे एक बोनस शेयर इशू कर रही हूँ, तो 100 शेयर पहले से थे, 100 और इशू हो गए, तो कितने हो गए 200। तो ये एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन है जहां से नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहे हैं। अगला था कंपनी ने डिविडेंड दिया। डिविडेंड दिया मतलब जिस कंपनी के पास 100 शेयर थे, कंपनी ने हर एक शेयर पे 2-2 रुपए का डिविडेंड दे दिया, तो हर एक बंदे को 2-2 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेयर उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज नहीं होंगे। अब कंपनी ने कहा जो मेरा शेयर 100 रुपए का था मैं उसे 10-10 रुपए के 10 में तोड़ दूंगी। तोड़ने को बोलते हैं स्प्लिट करना, तोड़ने को बोलते हैं स्प्लिट करना। 100 रुपए का एक शेयर था, वो वापस ले लिया, उसके बदले 10-10 रुपए के 10 दे दिए, तो नंबर ऑफ शेयर 10 गुना हो जाएंगे। पहले कंपनी के 100 शेयर थे 100 रुपए वाले, अब 10 रुपए वाले 10,000 हो गए, क्योंकि सॉरी 10 रुपए वाले 1,000 हो गए। पहले भी 10,000 की कैपिटल थी, अब भी 10,000 की कैपिटल, लेकिन पहले जो कैपिटल थी वो 100 रुपए वाले 100 शेयर थे, अब जो कैपिटल है वो 10 रुपए वाले 1,000 शेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, लेकिन टोटल कैपिटल सेम है। इसे बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक कंसोलिडेशन क्या होता है, मेरा सर 5 रुपए का शेयर था, मैंने 20 शेयर को मिला के एक शेयर बना दिया 100 रुपए का, तो 5 रुपए वाले 20 शेयर्स कंपनी ने लिए, उसके बदले 100 का एक दे दिया, इसे स्टॉक कंसोलिडेशन बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ शेयर तो कम हो जाते हैं, लेकिन टोटल कैपिटल सेम रहती है। फिर से चारों चीजें बता देता हूं। कंपनी ने अगर डिविडेंड दिया तो नंबर ऑफ शेयर भी सेम रहते हैं और टोटल कैपिटल भी सेम रहती है, बट डिविडेंड चला जाता है। अगर कंपनी ने बोनस दिया तो नंबर ऑफ शेयर भी डबल हो जाते हैं, जितना भी बोनस दिया होगा उतने से बढ़ जाते हैं, और शेयर कैपिटल भी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले 100 वाले 100 शेयर थे, अब 100 वाले 200 शेयर है, तो कैपिटल भी पहले 10,000 से 20,000 हो गई है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, कैपिटल बढ़ी कि नहीं बढ़ी, नंबर ऑफ शेयर बढ़ी कि नहीं बढ़े, दोनों चीजों का ध्यान रखिए। बोनस में क्या होगा, दोनों चीजें बढ़ती हैं। तीसरा कंसोलिडेशन कर दिया। कंसोलिडेशन मतलब 10-10 वाले 10 शेयर लेकर उसके बदले 100 वाला एक दे दिया, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं, टोटल कैपिटल सेम रहती है। स्टॉक स्प्लिट, 100 रुपए वाले शेयर के बदले 10-10 वाले 10 दे दिए, तो उसमें नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, लेकिन टोटल कैपिटल सेम रही। ये चार ही ऑप्शन होते हैं, चारों सिखा दिए। सुराजीत जी क्वेरी बोलिए, फिर इसके बाद क्लास शुरू करेंगे। हेलो जी सर। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 15, 11, 12, 15 किस में, टेस्ट में? हाँ टेस्ट में। टेस्ट वाले क्वेश्चंस की जो क्वेरी है वो आप ग्रुप पे भेज देंगे, उनकी क्वेरी ग्रुप पे ही और स्टूडेंट सॉल्व कर देंगे, और अगर वो ना कर पाए या किसी ने भी कोई आंसर नहीं दिया तो मैं कर दूंगा। लेकिन जो टेस्ट की क्वेरीज होंगी वो आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेजने हैं, जिससे कि आप एक दूसरे की क्वेरी सॉल्व कर पाए, और अगर कोई नहीं करेगा तो मैं तो कर ही दूंगा, ठीक है? तो वो ग्रुप पे ले लेंगे, आप वहां भेज दीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास में एक स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए हैं, नए स्टूडेंट है, एक बार आ जाइए सामने, अनम्यूट करके और वीडियो ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। कौन है? अरे आना नहीं चाह रहे क्या? सॉरी जी, वीडियो ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने क्या पढ़ाई की है और इतना लेट कैसे हो गया आप हमारे बैच में?
नहीं सर, सर होता क्या है कि पंकज सर से बातचीत थोड़ी सी चल तो नहीं थी मेरी, वीडियो मैं आपका पुराना वीडियो स्टूडेंट ऑन हूँ। कर लीजिए, एक ही बार मिलेंगे सब आपसे आज। सर वीडियो हो ना सर? अच्छा, अब दिखाई दिया आप हमें जी। सर मेरा नाम दिनेश है और मैंने NSM 5 आपी के इसी किया है। बहुत बढ़िया। और सर मैंने MBA किया हुआ है और एट प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस का और इंश्योरेंस का वर्क करता हूँ DSA के साथ में। ओके। और मेरी पंकज सर से बात हुई थी, बट थोड़ा सा मैं खुद ही लेट हो गया सर, फैमिली में कोई इशू था इस वजह से। बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई दूसरा कोई बैच हो, तो उन्होंने कहा भाई दूसरा बैच तो थोड़ा समय लगेगा, तो आप इसी बैच में कंटिन्यू कीजिए। तो मैंने सर इसी बैच को आपसे ज्वाइन किया। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आपका आपका डेमो देखा था सर परसों, तो डेमो देखकर तो मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया, मैंने कहा करना ही था। अच्छा, इस बार का डेमो तो इतना अच्छा भी नहीं था हमारा। नहीं सर, मुझे तो बेस्ट लगा। बस वो लास्ट के आपने जो कहा ना कि लास्ट के में आपको 2 चीज बताने वाला, वो 2 चीज नहीं बता पाया वैसे वो चीज तो मेरा। डेमो बहुत लंबा हो गया था। हाँ सर, डेमो थोड़ा लंबा था, लगभग 1 घंटे से ऊपर डेमो था आपका। हाँ, तो फिर इसलिए मैंने कहा वो बैच में बताएंगे, तो बता रहे हैं हम, धीरे धीरे बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो वेलकम करते हैं हम आपका अपने बैच में। हमारी टोटल 10 क्लासेस हो चुकी हैं, आज शायद 10th है। तो 9 क्लासेस जो हो गई हैं उनकी रिकॉर्डेड क्लास में भेज चुका हूँ ग्रुप पे, है ना। आप एक एक करके उन्हें देख लीजिएगा, और इजी हैं, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको समझने में। फिर भी कोई क्वेरी आती है तो आप ग्रुप पे डाल दीजिए क्वेश्चन अपना, उसी टाइम आंसर मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर, और कोई ना कोई दे देगा आंसर, या मैं दे दूंगा। और नहीं आएगी तो आप अपना बैच में ले सकते हैं, बैच के बाद ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अभी तक ठीक हमने सर। जो पढ़ाया है उसका लिंक हमारे आज की क्लास से बिल्कुल नहीं है, तो आप ये टेंशन मत लीजिए मुझे समझ में नहीं आएगा, पूरा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर किसी के भी ठीक सर। दिमाग पर प्रेशर नहीं रहता है पढ़ते समय, मजा ले लेके पढ़ना है, लेकिन सीरियस लेना है पढ़ाई जी को, सर। मजाक में मत लेना पढ़ाई, है ना। आपको जी अच्छी सर। लगेगी जी पढ़ाई सर। में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। थैंक यू। जब भी कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज करना है, आपको टाइम दिया जाएगा, तभी अनम्यूट करके आपने क्वेरी लेनी है। चलिए जी, यस सर। ओके स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होगी अब, या नहीं? हाँ, अब दिखाई दे रही है। लग रहा है। चैप्टर नंबर 2, अगर बुक आपके पास नहीं है तो हम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप पे, और जिनके पास है वो चैप्टर नंबर 2 पे आ जाइए। हमने कल बहुत सारा पढ़ा दिया था, उसके आगे का अब हम लेंगे। बहुत सारा नहीं पढ़ाया था, 2 पैराग्राफ पढ़ाए थे, उन 2 पैराग्राफ के आगे चैप्टर 2 पेज नंबर 56 है शायद। हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा दिया था एक बार देख लेते हैं। चलिए जी, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी इन फाइनेंस हमने आपको बता दिया था। हमने आपको बताया था सिक्योरिटी यहाँ पर एक वो ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कोई वैल्यू हो, और जो ऑनरशिप, डेट या फिर राइट टू एसेट, 3 चीजें हैं, पेपर में आ सकता है। क्या पेपर में आएगा? सिक्योरिटी रिप्रेजेंट्स, बस। अब वहां ऑप्शन में जहां 3 में से एक चीज लिखी आ जाए, ऑनरशिप, डेट और राइट टू एसेट, आप जरा ध्यान समझिए, वहां पर अच्छी अच्छी चीजें लिखी होंगी, और एक ऑप्शन में लिखा होगा राइट टू एसेट। क्या आपको लगेगा कि सिक्योरिटी का मतलब राइट टू एसेट हो सकता है? आपको लगेगा ही नहीं कि सिक्योरिटी का मतलब राइट टू एसेट है, फिर आपका आंसर हो जाएगा गलत। आपको तीनों वर्ड अच्छे से लर्न करना है। क्या? ऑनरशिप, डेट, राइट टू एसेट। अगर 3 में से एक भी ऑप्शन में मिल गया तो आपने चुपचाप उस पर आंसर लगा के आ जाना, वही आंसर है। बाकी सारे ऑप्शन आपको बहुत अच्छे अच्छे दिए जाएंगे जिससे कि आप उन पर आंसर लगा दो, लेकिन आपने आंसर किन पे लगाना है? इन 3 में से किसी एक पे। याद कर लीजिए, देखिए मेरे टेस्ट जब मैं दूंगा उसमें क्वेश्चन आएगा। तो सिक्योरिटी क्या है? एक ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक वैल्यू रखता हो, और ऑनरशिप, डेट या राइट टू एसेट में तीनों में से किसी एक में हो, सेल किया जा सके, बॉट किया जा सके, बाय किया जा सके, या फिर एक्सचेंज किया जा सके। सेक्शन 2H में लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन, सेक्शन भी आ सकता है,
और कौन से एक्ट में लिखी हुई है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इसे SCRA भी बोलते हैं, SCRA। सेक्शन 2 छोटा h, बड़ा h मत लिख देना पेपर में, अगर कैपिटल H लिखा आएगा तो वो आंसर नहीं है, स्मॉल h है। लॉ में जो सेक्शन होते हैं उसमें स्मॉल h और कैपिटल H बड़े बड़े अलग अलग होते हैं, तो लॉ के हिसाब से जो आंसर है वो 2 स्मॉल h है, पेपर में कैपिटल H भी आ सकता है, वो मत लगा देना। और SCRA एक्ट का 1956 SCRA एक्ट का 2H सेक्शन है, चलिए उसे सिक्योरिटी बोला जाता है। सिक्योरिटी में सब चीज आ जाती है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, रीट्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये बॉन्ड वो बॉन्ड, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ था, सब हम आपको पढ़ा चुके थे। GDR ADR, GDR और ADR क्या होता है ये भी हम आपको क्लासेस में बता चुके हैं, जिसने नई क्लास ज्वाइन की है वो एक बार रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो GDR ADR पे पूरी 2 घंटे की क्लास लगाई थी आपको, 1 घंटे की क्लास लगाई थी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर पे, एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है, दोनों पे बहुत 2 क्लासेस लगी हैं। प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स पे भी बहुत सारी क्लासेस लगी हैं, वो आपने अच्छे से समझना है, पेपर में आ जाएगा। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्योरिटी देखिए बताया था, विशेषता है सिक्योरिटी की, विशेषता है जैसे बॉन्ड्स की विशेषता होती है ऐसे ही सिक्योरिटी की भी होती है। सिक्योरिटी की विशेषता ये होती है, एक तो वो ट्रेडेबल है, उसे आप कभी भी कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, वो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होती है तो रेगुलेटेड भी है, और मार्केटेबल भी है, उसके लिए पैसे देने के लिए लोग तैयार हैं, और रिस्क और रिटर्न दोनों है उसके अंदर, उसके अंदर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। चलिए ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। और ये सारी हेडिंग्स पढ़ने के लिए कहा था, कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने आपको बोला था ये डेट सिक्योरिटी बॉन्ड और उसके एग्जाम्पल आ गए, और करेक्टरिस्टिक जो अभी आप मेरे से पूछ रहे थे वो इसी में आप पढ़ लेना। ये जो बॉन्ड की डेफिनेशन है ना, इसी में आपको करेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी। ये रहा रिप्रेजेंट अ लोन, ये सब इसकी करेक्टरिस्टिक, रिप्रेजेंट अ लोन गिवन टू गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस, इन्वेस्टर अर्न फिक्स इंटरेस्ट या कूपन पेमेंट, ठीक है। ये 2 इसकी विशेषताएं क्या, एक तो ये आपने किसी को लोन दिया होता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट को या कॉर्पोरेशंस को, और एक इसमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता है आपको, और तीसरा आप लिख सकते हो सिक्योर्ड होते हैं, ज़्यादातर ये सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के बीच का डिफरेंस अगर किसी को पूछना है तो एक बार हैंड रेज कर ले, वरना हम आगे बढ़ते हैं। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड तो पता है सबको, वेरी गुड, सबको पता है, हैंड रेज नहीं आया। चलिए आज स्टूडेंट 2-3 कम है, 13-14 स्टूडेंट है आज। जी दिनेश जी बताइए, हैंड रेज करने का ऑप्शन है वहां पर, चलिए। हाँ जी, हाँ सर, इसका मतलब बता दीजिए। ठीक है बता देते हैं। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या होता है उसका मतलब बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए जी, अगर एक कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बॉन्ड्स हैं, क्रेडिटर हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, और आपके पास अनसिक्योर्ड लोन भी है। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपये देने हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 50 देने हैं, बॉन्ड्स को आपने 40 देने हैं, क्रेडिटर्स को 10 देने हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग को 20 देने हैं, और अनसिक्योर्ड को 30 देने हैं। अलग अलग फिगर लिखी है मैंने। टोटल आपके ऊपर कर्जा कितना है? 250 रुपये का। आपकी एसेट्स हैं, उनको सेल कर दिया, सारी की सारी एसेट को। मान लीजिए आपके पास आए 100 रुपये, तो ये तो कन्फर्म है कि 150 रुपये मार लोगे आप। जब कंपनी पूरी बेच दी, कंपनी को बेच के 100 रुपये मिले, तो कंपनी 100 ही तो देगी, दिवालिया निकल जाएगा, दिवाला निकल जाएगा उसका। अब मेन बात ये 100 रुपये देगी किसको, तो इसके लिए एक रूल है। पहला रूल है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पेमेंट होती है सैलरी आउटस्टैंडिंग, नंबर 1 सैलरी। वो कहता है, गवर्नमेंट कहती है देखो जो गरीब आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी आपके यहाँ काम किया उसकी सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। कितने महीने की सैलरी? लास्ट 3 महीने की सैलरी। अगर आपकी 3 महीने तक की सैलरी ड्यू है तो वो प्रायोरिटी पेमेंट में। अगर वो बेवकूफ़ था, 1 साल से आपको सैलरी नहीं दे रहा था, फिर भी आपके यहाँ बैठा है, तो 3 महीने की सैलरी तो आपको उसकी देनी पड़ेगी, बाकी 7 महीने की अनसिक्योर्ड है। अगर वो 10 महीने से सैलरी ड्यू है तो 3 महीने की उसकी सिक्योर्ड है और 9 महीने की अनसिक्योर्ड मान ली जाएगी एज पर द रूल्स, लिक्विडेशन रूल्स। तो 3 महीने की सैलरी एंड वेजेस पार्टी की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट, सबसे पहले उसी को पेमेंट की जाती है। तो इस 100 रुपये में से हमने 20 रुपये दे दिए।
80 बचे। दूसरे नंबर पे की जाती है सिक्योर्ड पेमेंट। सिक्योर्ड कौन कौन होते हैं ध्यान समझ लो, या तो उनके नाम में सिक्योर्ड लिखा हो, सिक्योर्ड लोन, या फिर बॉन्ड्स को हम सिक्योर्ड मानते हैं। सिक्योर्ड लोन मतलब जैसे फिक्स एसेट को गिरवी रख के आपने लोन दिया तो वो सिक्योर्ड लोन हो गया कि आप एसेट बेच के पैसे ले सकते हो। तो फिर जो एसेट बेच के पैसा है वो पहले आपको मिलेगा। तो दूसरे नंबर पे जो पेमेंट होती है वो होती है सिक्योर्ड की, सिक्योर्ड बॉन्ड्स। सिक्योर्ड बॉन्ड कितने थे 40 के, तो -40 करके हमारे पास कितने बच गए 40 रुपीज। तो मेरे हिसाब से सिक्योर्ड समझ में आ गया आपको। अब अगला नंबर आता है अनसिक्योर्ड का। क्रेडिटर भी अनसिक्योर्ड होते हैं और अनसिक्योर्ड लोन तो अनसिक्योर्ड है ही। ये दोनों की पेमेंट और कर दो, 40 रुपीज और पेमेंट कर दो। पैसे हो गए खत्म। जब पैसे खत्म हो जाए तो बाकियों को कर दो मना। किस किस को मना कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कह दिया भैया पैसे खत्म कर जाओ, इक्विटी शेयर को भी कुछ नहीं मिला। और यही रूल है कि अगर आपकी कंपनी को लॉस हो जाए, कंपनी का पैसे ही ना हो, तो लिक्विडेशन हो जाता है, गवर्नमेंट उसको दिवाला निकाल देती है। गवर्नमेंट कह देती है बट ठीक है जितने पैसे हो उतने ही बांट दो, बाकी पैसे देने की जरूरत नहीं है। किसी को सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अभी समझ में नहीं आया हो तो बोलिए। सर क्रेडिटर का क्रेडिटर मतलब लेनदार, हमने उससे माल खरीदा था, पैसे देने बाकी रह गए, तो जो बाकी रह गए वो अनसिक्योर्ड होते। उन्होंने कोई गिरवी थोड़ी रखा कुछ, उन्होंने तो हमारी साख पे हमें पैसा उधार दे दिया, हमें माल उधार दे दिया। और अगर कंपनी लॉस में चली गई, दिवाला निकल गया, तो सबसे पहले माल वालों का ही पैसा मिलता है। जी क्वेरी बोलिए सुराजीत जी। सर बोल रहा हूँ ये जो सिक्योर्ड सिक्योर्ड क्या, आपकी आवाज कट गई सर, बताइए। बॉन्ड बोल रहे हैं ना, AAA रेटिंग होता है, AA रेटिंग होता है, उसमें सिक्योर्ड कौन सा है? AAA प्लस बोलो। सुराजीत जी का कहना है जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वहां पर AA रेटिंग, AAA रेटिंग होता है, तो क्या है सिक्योर्ड है? म्यूचुअल फंड नहीं, बॉन्ड सर। हाँ बॉन्ड्स खरीदते हैं बॉन्ड म्यूचुअल फंड में भी। हाँ तो जैसे डायरेक्टली बॉन्ड खरीदते हो तो वो सिक्योर्ड है या नहीं है, ये उसके जो प्रोस्पेक्टस होता है, जो आप खरीदते हो जब बॉन्ड, तो उसके एक प्रोस्पेक्टस इशू होता है, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं उसे, है ना। सूचनार्थ हिंदी में बोलते हैं, सूचनार्थ पत्र। उसमें सारी सूचनाएं लिखी रहती है, इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, उसी में लिखा रहता है कि जो ये आप खरीद रहे हो ये आपका सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, ये उसी के अंदर लिखा होता है। अगर सिक्योर्ड है तो उसके अंदर लिखा होगा, अनसिक्योर्ड है तो उसी के अंदर लिखा होगा। तो ये तो आपने चेक करना है सिक्योर्ड है कि नहीं खरीदने से पहले। अनसिक्योर्ड पे थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, सिक्योर्ड पे इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। लेकिन अनसिक्योर्ड का मतलब ये नहीं आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं। अनसिक्योर्ड भी तो तीसरे नंबर पे पेमेंट हो जाती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से तो पहले पेमेंट होती है। तो अनसिक्योर्ड भी अगर कोई बड़ी कंपनी जो आपको लगता है इसका दिवाला तो कभी निकल ही नहीं सकता, जैसे रिलायंस, तो उनके तो आप अनसिक्योर्ड भी खरीद सकते हो, रिलायंस जैसी कंपनियों के, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलेगा अनसिक्योर्ड में। लेकिन ज़्यादातर छोटी कंपनियों के तो सिर्फ सिक्योर्ड ही खरीदने चाहिए, और बहुत छोटी कंपनी के तो खरीदने ही नहीं चाहिए, सिक्योर्ड भी नहीं खरीदने चाहिए। हो सकता है उनको दिवाला निकल जाए। ठीक है, और कोई क्वेरी हो सर समझ इसका में ना आए मतलब तो? सर ये AA AAA रेटिंग जो है वो सिक्योर्ड का मतलब नहीं है, उसमें कंपनी का क्वालिटी का ऊपर आता है। हाँ, रेटिंग का मतलब ये है कि इसका दिवाला निकलने के चांसेस नहीं है। अगर AAA रेटिंग मिल रही है दिवाला तो निकलेगा ही नहीं। AA मिल रही है तो कुछ चांसेस हैं, A मिल रही है तो भैया थोड़ा रिस्की हो गया, और अगर B मिल रही है फिर तो पैसे बिल्कुल मत लगाना। लेकिन ये सिक्योर्ड वाला लिखा कहाँ पर रहता है सर बॉन्ड में? नाम में भी लिखा रहता है सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ IIFL, ऐसे लिखा रहता है नाम। या फिर आप उसका ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस, जो आपका इश्यू प्रोस्पेक्टस होता है ना, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां से आप खरीद रहे हो वो प्रोवाइड करा देंगे आपको। उसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं, कंपनी की डिटेल्स, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, ये जो बॉन्ड इशू हो रहा है सिक्योर्ड है कि नहीं, कितने % का इंटरेस्ट मिलेगा, कितने महीने बाद मिलेगा, हर महीने मिलेगा कि साल के एंड में मिलेगा या पूरे 10 साल बाद ही मिलेगा, ट्रेडेबल है कि नहीं है, कहाँ पर ट्रेडेबल है कहाँ पर नहीं है, सब कुछ A to Z सब लिखा मिलेगा आपको वहाँ पे। बस आपने पढ़कर खरीदने हैं और पढ़कर ही बेचने हैं। ठीक है सर। किस चीज में लिखा मिलता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है सर, बोलने से नंबर नहीं आएंगे, पेपर में ये वाला क्वेश्चन आएगा। किस चीज में लिखी होती है सारी डेफिनेशन? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। हाँ, प्रोस्पेक्टस नाम याद कर लीजिए। रेड हेरिंग भी हो सकता है वो, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपने प्रोस्पेक्टस नाम याद रखना है। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में लिखी मिलती है सारी। प्रोस्पेक्टस। हाँ, मेरी बातें थोड़ा ध्यान से सुना करें, ऊपर ऊपर से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो मेरे हिसाब से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड अब आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी। हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पढ़ा दिया था, और इसके बीच का डिफरेंस आपको पढ़ने के लिए कह दिया था। और ये देखिए,
ये सब चीजें आपको पढ़ा देती, ओटीसी मार्केट ये पढ़ा देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक सबने रिवीजन किया है अपने आप? नहीं कर पाए। अरे सब 2 दिन की छुट्टियों ने पे भी नहीं कर पाए। जी मैम बोलिए। ये ईएससी क्या है सर? क्या पब्लिक सेक्टर फंड, पीएसपी, ईएसपी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पीएससी मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। नहीं नहीं वो समझ में आ गया। ईएससी इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके 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 सुराजीत जी क्वेरी बोलिए। नहीं सर, हो गया तो ओके ओके फिर हैंड रेस जो पहले पूछा ना, वो नीचे कर दिया करें। नहीं, हैंड रेस किया हुआ था। चलिए अगर क्वेरी सॉल्व हो जाए तो हैंड डाउन कर लिया करें। चलिए वेरी गुड, सब म्यूट रहेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये वाली, ये मैं आपको आज बता रहा हूं, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट बता रहे हैं क्या होता है, ध्यान से पढ़ेंगे। उसके नीचे का पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर पेज नंबर है सर ये आपका 57। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। द सिक्योरिटी मार्केट इज स्ट्रक्चर इनटू डिफरेंट सेगमेंट। कह रहा है इसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। टू फैसिलिटेट द कैपिटल रेजिंग। जब आपको पैसे की नीड पड़ेगी, आपको मतलब कंपनी को, जब कंपनी को पैसे की नीड पड़ेगी तो कर्जा लेने के कई तरीके हैं। या तो वो इक्विटी शेयर की तरह ले लेगी, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से ले लेगी, या बॉन्ड इशू कर देगी। और ये बॉन्ड इशू करने के भी कई तरीके हैं, या इक्विटी शेयर इशू करने की भी कई जगह है। वो क्या है कि कैपिटल रेजिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट विद एडिशनल सेगमेंट फॉर डेरिवेटिव एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। देखिए मार्केट को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। ये 2 तरह के बनाए, फिर इसके ऊपर भी इसके और भी भाग हैं, तो वो आपको अलग से बताए जाएंगे वो क्या होते हैं। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, प्राइमरी क्या होती है। प्राइमरी मार्केट, इसको निम भी बोला जाता है। निम मतलब न्यू इशू मार्केट। जब भी आप आईपीओ लाते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट, निम भी बोलते हैं। कंपनी इशू न्यू सिक्योरिटी, ऐसी कंपनियां जो पहली बार मार्केट में पैसा लगाती हैं टू रेज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम को ब्लॉक बनाओ अपने पास। इन्वेस्टर बाय डायरेक्टली फ्रॉम द इशूअर। इस केस में क्या होता है, आप कहां से खरीदते हो, डायरेक्ट कंपनी से। मान लीजिए एक नई कंपनी आई मार्केट में, कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजी। टाटा टेक्नोलॉजी ने अपना आईपीओ निकाला पहली बार निकाला, तो जब आप पैसे दोगे तो वो पैसे किसके पास जाएंगे, टाटा कंपनी के पास, टाटा टेक्नोलॉजी के पास। और आपके पास क्या आएगा, शेयर। लेकिन अब वो शेयर आपने खरीद लिया, अब मान लीजिए आप उसे मार्केट में बेच रहे हो और मैं खरीद रहा हूं, तो मेरे वाले पैसे किसके पास जाएंगे, आपके पास। और मेरे पास क्या आएगा, शेयर, और जाएगा किसके पास से, आपके पास से। जब कंपनी पहली बार आईपीओ लाती है तो शेयर जाता है कंपनी के पास से आपके पास, कंपनी से आया आपके पास। लेकिन जब आप बेचते हो, ए बंदा बेचता है बी को, तो ए के पास से शेयर जाता है बी के पास, और बी के पास शेयर आ जाता है, और पैसे किसके पास आते हैं, ए के पास। जरा ध्यान समझिए, कंपनी ने अपना शेयर 100 रुपए में इशू किया, 100 रुपए में इशू करा, तो 100 रुपए किसके पास गए, कंपनी के पास, शेयर आया आपके पास। अब वही शेयर 100 रुपए वाला 1 लाख रुपए का हो गया, तो बताओ कंपनी को क्या फायदा हुआ, हैंड रेज कीजिए जो बताएगा। हैंड रेज कीजिए जो बताएगा। हैंड रेज तिवारी जी बताइए। नमस्कार सर। सर कंपनी का एक बार शेयर अगर अलॉट हो गया तो फिर उसको शेयर के रूप में कोई फायदा नहीं हुआ, वो जितना भी फायदा है वो मार्केट में सेकेंडरी जो बेचेंगे उनको। तिवारी जी का आंसर ये है। विजय परमार जी आप बताइए। सर उसकी मार्केट कैप बढ़ गई, अब जब भी कभी कंपनी को अपने शेयर्स बेचने होंगे तो वो जो लाख रुपए का शेयर हो गया जो 100 रुपए वाला था, तो उसको तो उसी भाव से प्राइस मिलेगा ना, तो उसकी मार्केट कैप बढ़ जाएगी। ठीक है, आपका कहना यह है कि अगर कंपनी को नए शेयर इशू करने पड़ गए तो उसे ज्यादा ही रेट में भाव मिल जाएगा, क्योंकि उसका पहले से भाव ज्यादा चल रहा है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। सुराजीत जी आप बताइए। सर उसका देखिए पूरा तो सेल नहीं करता है, नॉर्मल 50% या 60% उन्होंने शायद सेल किया, 40% उसका पास है, तो उसका भी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया, मतलब उसका भी वैल्यू बढ़ गया, तो वहां से भी उसका प्रॉफिट है। और सर ने पहले जो बोला वो भी उसका प्रॉफिट है। ये सारे के सारे फायदे ऑनर के हैं, कंपनी के थोड़ी हैं। नहीं सर, कंपनी का पास शायद 40% शेयर अभी बाकी है उसका मालिक का पास, तो उसका भी तो। फिर से समझिए, मैं कंपनी हूँ, कंपनी के शेयर 100 हैं, 100 में से 30-40 शेयर मार्केट में है, 60 शेयर ऑनर के पास है, तो वो शेयर ऑनर के हैं, कंपनी के अपने शेयर नहीं होते। कंपनी को अगर पैसे की जरूरत पड़ी 100 शेयर से अलग, वो 50 शेयर और इशू नहीं कर सकती है,
लेकिन वो शेयर कहाँ, हाँ वो कंपनी के होंगे। वो 50 शेयर जो नए इशू करेगी तो वो जो 100 शेयर थे वो 150 हो जाएंगे, और वो 50 शेयर के पैसे जो भी मिलेंगे वो कंपनी में आ जाएंगे और कंपनी अपना बिजनेस करेगी उससे। तो वो जो 100 शेयर पहले से हैं वो वाले शेयर का फायदा कंपनी का नहीं है, वो ऑनर का है, वो शेयर ऑनर के पास है। रिलायंस कंपनी का अगर रेट 100 रुपए से 1000 हो जाए तो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी का तो फायदा हो रहा है, रिलायंस कंपनी का कोई फायदा नहीं है। वहीं अगर वो 1000 रुपए वाला शेयर 1 रुपए का रह जाए, जैसा अडानी के केस में हुआ था कि हिंडनबर्ग ने उसके खिलाफ रिपोर्ट निकाली, 2000 का शेयर 300 का हो गया था। तो 2000 का शेयर 300 हो गया, कोई फर्क पड़ा किसी को? किसी को भी नहीं फर्क पड़ा, होने दो 300 का। भाई कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कंपनी अपना जैसे काम कर रही थी वैसे ही करती रही। 2 साल बाद वो शेयर फिर वहीं आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा किसी को। क्योंकि अगर 300 का हुआ तो कंपनी को क्या, कंपनी ने तो 2000 में बेच दिया, कंपनी के पास तो पैसे आ गए। अब वो 300 का हो जाए या 10,000 का हो जाए, कंपनी का ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। कंपनी से नहीं खरीद रहे आप वो जो शेयर 2000 की जगह 300 हो गया, पन लाओ, वो जो 2000 की जगह 300 हो गया कंपनी का शेयर, उससे नुकसान हुआ शेयर होल्डर का, जिसने खरीद के रखा हुआ था बेचारे ने 2000 का, उसका 300 का हो गया। इसमें कंपनी का क्या नुकसान हुआ? दूसरा नुकसान हुआ कंपनी के ऑनर का, लेकिन वो बेच ही नहीं रहा। कंपनी का ऑनर कह रहा है मैं बेचता ही नहीं, जब 2000 वापस होगा तभी बेच लूंगा। तो नुकसान उसका जिसने बेच दिया, जिसने बेचा नहीं उसका कोई नुकसान ही नहीं, और कंपनी का तो कोई नुकसान होता ही नहीं है। तो जब हम पहली बार शेयर को इशू करते हैं, जब वो कंपनी इशू करती है और हमारे को मिलता है, तो हम पैसे डायरेक्ट कंपनी को पे करते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट, निम। और जब हम मार्केट एक बार इशू हो गई, आईपीओ आ गया, आपने खरीद लिया, फिर आप आपस में ट्रेड करते हो, आपस में ए और बी ट्रेड कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। यानी कि जो आप एंजल पे, जीरोधा पे ट्रेड कर रहे हो आपस में, ये क्या है? सेकेंडरी मार्केट। यहां तक कोई इस चीज में क्वेरी हो तो बताइए। कोई क्वेरी किसी को? हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी सर बोलिए। थोड़ा मैं लेट से आया सर, रास्ते में जाम होने की वजह से आज मेरा लेट हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो एक क्वेश्चन था कि आईपीओ से जो आप खरीदते हैं या बिजनेस, प्राइमरी मार्केट हुआ कि सेकेंडरी मार्केट हुआ? आपका क्वेश्चन है ये? शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है तो प्राइमरी मार्केट किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट किसको बोलते हैं? सर यही बताया मैंने थोड़ी देर पहले ना, अभी आप लेट हो गए हैं, बिल्कुल यही बताया। चलिए एक बार और थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जब हम पहली बार कंपनी अपने शेयर मार्केट में इशू करती है, पहली बार मार्केट में कंपनी अपने शेयर बेचती है, तो डायरेक्ट कंपनी बेच रही होती है। हम उसे चाहे डीमैट के अकाउंट के थ्रू सब्सक्राइब करें या डायरेक्टली करें, लेकिन एक्चुअल में हम कंपनी के थ्रू सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। मतलब हमारा पैसा डायरेक्ट कंपनी को मिलता है, कंपनी हमें शेयर देती है और हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाता है। तो उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी ने पहली बार अपना शेयर इशू किया, कंपनी को पैसे चाहिए थे इसलिए इशू करा, तो कंपनी ने किया या उसके प्रमोटर ने किया, अल्टीमेटली हमने आपस में नहीं खरीदा, हमने किसी बड़े बंदे से खरीदा है, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब वो जो प्राइमरी मार्केट होती है उसके लिए टीवी पे ऐड आता है, अलग अलग जगहों पर ऐड आता है, वहां से देख के आप सब्सक्राइब करते हो और वो पैसा आपके अकाउंट से कटता है, डीमैट अकाउंट से नहीं कटता, वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट से कटता है। उसी को बोलते हैं ना आईपीओ लगाया मैंने। फिर वो मिल भी सकता है आपको और नहीं भी मिल सकता। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में एंजल का, जीरोधा का या जो सा भी आपकी कंपनी है, उस कंपनी का डीमैट अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हो, आपके 9 बजे से 3:30 बजे तक आपके सामने रेट चलते रहते हैं, आप बिड लगाकर खरीदते हो और उसी टाइम आपके डीमैट अकाउंट से पैसे कट के आपको शेयर मिलता है, उसे सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। उस केस में जो आपने शेयर खरीदा वो आपको मिल जाता है और आपका पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, आपका पैसा जाता है उस बंदे के पास जिसने बेचा, इसलिए वो है सेकेंडरी मार्केट। लेकिन सर हम और ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए जैसे हम आईपीओ खरीदते हैं ना, तो आईपीओ खरीदते हैं उस समय भी आजकल वो एक अकाउंट आ गया है कि आप उस अकाउंट में डाल दीजिए, जब तक आपको अलॉट नहीं होगा तब तक वो पैसा है उस कंपनी को नहीं जाता है, ठीक है? तो वहां से भी जाता है। और इसमें यदि हमारा डीमैट अकाउंट है उसमें भी एक सिस्टम है सर कि या तो उस अकाउंट के वॉलेट में रखिए, वो भी सेविंग अकाउंट से नहीं जाता, उस वॉलेट से भी जा सकता है सर सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में नहीं। जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट शेर खान में है, ठीक है सर, अब शेर खान के साथ मैं जो अपना सेविंग अकाउंट रखा हूं वो मेरा सेविंग है, उससे जो भी खरीद बिक्री अभी के मार्केट में जो खरीदेंगे, जो ऑलरेडी लिस्टिंग है, तो उससे भी जा सकता है। और दूसरा ये लोग वॉलेट भी रखे हैं, उससे भी पैसा ले लेते हैं कि आप ट्रेडिंग में रखो चाहे वॉलेट में रखो, उससे भी जाता है। तो इस परिस्थिति में सेकेंडरी मार्केट किसको बोलेंगे, जो आप जरोधा और ये सब की बात कर रहे हैं? जब भी आप आईपीओ खरीदेंगे
तो वो प्राइमरी हाँ। मार्केट है। और जब भी आप आईपीओ के अलावा बाकी चीजें कर रहे हैं वो सब सेकेंडरी मार्केट है। ठीक, ओके सर। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जब और पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा यही वाली चीजें। की सेगमेंट पढ़ते हैं सर प्राइमरी मार्केट के। प्राइमरी मार्केट में आप आईपीओ ला सकते हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार, फर्स्ट टाइम इश्यूएंस ऑफ द कंपनी शेयर। पेपर में खाली प्राइमरी मार्केट नहीं आएगा, आईपीओ भी आ जाएगा। आईपीओ क्या होता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। आईपीओ क्या है, फर्स्ट टाइम इश्यूएंस ऑफ द कंपनी शेयर। कंपनी का शेयर जब पहली बार मार्केट में डाला जाता है तो उसे बोलते हैं आईपीओ। तो सर एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। सर आईपीओ तो कंपनी ने एक बार पहले कर लिया था, एलआईसी कंपनी ने अपना आईपीओ तो लाए हुए 10 साल हो गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़े तो वो थोड़े से शेयर और बेच रही हो, लेकिन वो वाले शेयर भी कंपनी ही डायरेक्ट बेच रही है। तो जब कंपनी खुद डायरेक्ट माल बेच रही हो और उसके लिए आपसे कहे कि जी मेरे को अप्लाई करो, प्रोस्पेक्टस इशू करके कहे कि आप मेरे पैसे अप्लाई करो, अपने शेयर अप्लाई करो, तो उसे बोलते हैं एफपीओ। आईपीओ तो आ चुका, आईपीओ के बाद आप जितने भी पब्लिक ऑफर लाओगे उसे बोलेंगे एफपीओ। होता बिल्कुल आईपीओ जैसा ही है। कुछ लोग तो एफपीओ को भी आईपीओ बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एफपीओ है। आईपीओ वो है जो कंपनी पहली बार लाई, एफपीओ वो है जो आईपीओ आने के बाद जितने भी इशू आएंगे वो सारे एफपीओ हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। और बिल्कुल सेम तरीके से होते हैं। आप लोगों को लगता है ये आईपीओ ही है, लेकिन उसे एफपीओ बोलते हैं। आईपीओ एफपीओ दोनों ही प्राइमरी मार्केट का पार्ट बनते हैं, क्योंकि दोनों में ही डायरेक्ट कंपनी बेच रही है। तीसरा, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, कंपनी आज तक कभी इशू लाई ही नहीं, लेकिन कंपनी ने क्या करा, अपने शेयर बेचने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट कर दी। किसी एक बड़े बंदे को पकड़ा, उससे कहा सर आप मेरे 1 करोड़ शेयर खरीद लो। उसने कहा ठीक है, क्या रेट दोगे, ये वाला, चलो दे दो। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए भी आपने क्या करा, उसे प्रोस्पेक्टस इशू करके ही आप सब्सक्राइब कराते हो। इसके लिए आपने कोई इंटरमीडियरी का यूज नहीं करा। इंटरमीडियरी मतलब शेर खान, एंजल, जिरोदा, इनमें से किसी का यूज नहीं करा। सेबी प्लेटफॉर्म का यूज ही नहीं करा कोई भी, है ना, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज ही नहीं हुआ। जब इंटरमीडियरी का यूज नहीं होता तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। लास्ट, राइट्स एंड बोनस इशू। जब आप राइट शेयर क्या होता है और बोनस शेयर क्या होता है पहले बता देता हूँ। बोनस शेयर ये होता है कि सर जिसके पास मेरी कंपनी का एक शेयर है मैं उसे एक शेयर फ्री में दे रहा हूं। तो इस केस में आपने कोई शेयर एंजल पे जाके नहीं खरीदा, कोई भी शेयर शेर खान पे जाके नहीं खरीदा। जब आपको शेयर बिना कोई इंटरमीडियरी के यूज के मिल रहा है तो वो भी प्राइमरी मार्केट का पार्ट बनता है। यानी कि बोनस इशू भी जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे दिया जाता है वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। अब राइट शेयर, राइट शेयर का मतलब होता है जिसके पास मेरी कंपनी का एक शेयर है मैं उसे राइट दे रहा हूं कि वो मेरी कंपनी का एक और शेयर थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकता है। राइट शेयर जरा ध्यान समझ लीजिए। मेरी कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है मार्केट में 100 रुपए। मैंने कहा जिस बंदे के पास मेरी कंपनी का एक शेयर है वो मेरी कंपनी का एक और शेयर 70 रुपए, 70 रुपीज पर खरीद सकता है। मार्केट प्राइस है 100, लेकिन दिया मैंने 70 पे। लेकिन खरीद वही सकता है जिसके पास पहले से मेरी कंपनी का शेयर है। जिसके पास मेरी कंपनी का शेयर नहीं है वो 100 रुपए देके भी नहीं खरीद पाएगा, वो 70 में ही दूंगा, मैं उसी को दूंगा जिसके मेरी कंपनी पास है। तो मतलब इसे बोलते हैं राइट शेयर। मतलब मैंने आपको एक राइट दिया, मेरी कंपनी का शेयर आप कम रेट में खरीद लीजिए। आईपीओ का एग्जाम्पल, 2022 में एलआईसी का आईपीओ आया था। उसने 21,000 करोड़ पब्लिक ऑफरिंग को यूज करके आप लोगों को बेच के 21,000 करोड़ जुटा लिए थे। और वो 21,000 करोड़ आज तक वापस 21,000 करोड़ नहीं हुए। जितने पे इशू हुआ था उससे कम का चल रहा है उसका शेयर। चलिए, मुझे लगता है ये क्वेरी सबकी सॉल्व हो गई होगी। एलआईसी तो सबको पता ही होगा। हैंड रेज हुआ है जी। बंसल जी क्वेरी बताइए। सर ये प्राइवेट प्लेसमेंट एक बार फिर से बता दीजिए। प्राइवेट प्लेसमेंट ये होता है कि मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम है गुरुकुल उज्जीवन। अब मेरी कंपनी को 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई। मुझे पता है आलोक बंसल जी तो अरबपति आदमी दे देंगे, लेकिन क्या मैं इसको पब्लिक इशू लाऊंगा तो क्या लोग मेरे को जानते हैं? नहीं जानते। पता नहीं मेरी कंपनी का इशू भरे ना भरे, है ना। तो मैंने आलोक बंसल जी को डायरेक्ट कॉल की, बंसल जी 100 करोड़ की जरूरत है, कितने रुपए में लोगे? मेरी कंपनी का 10% स्टेक दे दूंगा 100 करोड़ में। बंसल जी ने कहा गुरुजी देखो वैसे तो आप चाहे जान मांग लो, लेकिन स्टेक 15% लूंगा। मैं कहा चलो ले लो, मजबूरी का फायदा उठा लो। 15% के बदले मैंने 100 करोड़ ले लिए। तो जब मैं प्राइवेटली बात करके किसी को अपना स्टेक सेल करता हूँ तो उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। मेरे हिसाब से बंसल जी को क्लियर हो गया होगा प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन दूंगा 10% स्टेक 100 करोड़ में। विद्यार्थी जी आप बोलिए। सर इसी को हम ये बोलते हैं क्या, जो कि अनलिस्टेड शेयर? नहीं, लिस्टेड कंपनी भी करती है प्राइवेट प्लेसमेंट, अनलिस्टेड में भी करते हो आप। अनलिस्टेड में तो करना ही प्राइवेट प्लेसमेंट पड़ता है। अनलिस्टेड को तो आप मार्केट में बेच ही नहीं सकते, उसमें तो करना ही प्राइवेट प्लेसमेंट है। बताया सर, आपने जो बताया वो प्रोसेस वही अनलिस्टेड शेयर के ही माध्यम हुआ ना सर। अनलिस्टेड कंपनी का तो प्राइवेट ही बेचना पड़ता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ही करना पड़ता है। मैं लिस्टेड के केस तो में आज बता रहा हूँ।
लिस्टेड के केस में भी जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो प्राइमरी मार्केट कहलाता है, अनलिस्टेड तो होता ही प्राइमरी मार्केट में सारा। बिल्कुल सही है आप। लेकिन सर आप लिस्टेड वाली बात बता रहे हैं, ऐसा तो आज तक मैंने कहीं सुना नहीं कि प्राइवेट प्लेसमेंट में लिस्टेड वाले बेचे जाते हैं। अच्छा। जैसे एग्जांपल दीजिए आप। एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी पहले एक हाथ और उठा हुआ था, विजय परमार जी थे शायद। आप अपनी क्वेरी बोलिए, उसके बाद देता हूँ जी। सर विजय मुझे जी ये अनलिस्टेड वाला ही क्वेरी था कि अनलिस्टेड को हम प्राइमरी में ही गिनेंगे या फिर वो प्राइमरी का भी पार्ट नहीं है। और दूसरा मेरा क्वेरी ये था कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है वो और प्राइवेट इक्विटी वो दोनों अलग है या दोनों में सिमिलैरिटी है कुछ? अनलिस्टेड स्पेस में जो आप सेलिंग करते हो प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, पहले क्वेश्चन का आंसर। प्राइवेट इक्विटी अलग है और प्राइवेट प्लेसमेंट अलग है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब तो प्राइवेटली अपने शेयर बेचना, और प्राइवेट इक्विटी का मतलब जब अरबोपति आदमी पैसे लेके टेबल पे बैठा रहता है ना, भाई अपनी कंपनी बेचनी हो तो आ जाओ मेरे पास, तो उसे प्राइवेट इक्विटी नाम दिया गया है। मतलब एक प्राइवेट ऐसा बंदा फाइनेंसर जो छोटी मोटी कंपनियों खरीद के अपनी जेब में रख लेता है। जैसे वो आता है ना, वो शार्क टैंक इंडिया, तो वो जो 5 बंदे आपके सामने बाल बा के बैठ जाते हैं ना, वो सारे के सारे प्राइवेट इक्विटी हैं। आलोक बंसल जी क्वेरी। सर ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ, प्राइवेट पर्सन के पास गए तो वो उसकी सेबी से रेगुलेशन होगी या उस पर रजिस्टर होगा? नहीं होगा। आपके अपने शेयर्स हैं, आप अपनी मर्जी है 100 की चीज 1 रुपए में बेचो, आपकी मर्जी, और वो खरीदने वाला है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा सेबी? बस सेबी को इन्फॉर्म कर देना, भैया मैंने बेचा, उसने खरीदा है, शेयर ट्रांसफर की फीस दे देना, अपने नाम से शेयर ट्रांसफर उसके नाम हो जाएंगे। इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं सर मैं थोड़ा इसको दूसरे तरीके से मैं बताऊं सर। हाँ बताइए सर। सर जैसे कि मान लीजिए कोई शेयर एबीसी है जो कि अनलिस्टेड है, ठीक है, और उसको प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत बेचना होता है। तो आजकल बहुत सारे वेबसाइट हो गए हैं, कंपनियां हो गई हैं जो ऑनलाइन भी हम अनलिस्टेड शेयर को खरीद सकते हैं। लेकिन उसका तरीका ये होता है कि आपको डीमेट अकाउंट का नंबर देना पड़ेगा, आधार पैन देना पड़ेगा, वो आपके डीमेट में शो हो जाएंगे। क्या मैं सही हूं सर? बिल्कुल सही है सर। सेंट्रिसिटी भी ऐसा काम करती है और एनजी वेल्थ भी करती है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट नंबर देना पड़ता है, और जिससे आप खरीदते हैं उसके डीमेट में से निकल के आपके डीमेट में आ जाते हैं और आप उसे पैसे ट्रांसफर कर देते हो उसके अकाउंट में प्राइवेटली। इसीलिए इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर पैसे आपको प्राइवेटली देने होते हैं। और ट्रेडिंग के केस में आपको प्राइवेटली नहीं देने होते, वो आपके डीमेट अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है, पैसा कट जाता है और दूसरे के डीमेट में आ जाता है, तो वो पब्लिकली होता है। तो वो पब्लिकली है, ये प्राइवेटली है। चलिए जी, इसके बाद हम एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। अभी आपने किसी ने पूछा था, मैंने कहा था लंबा हो जाएगा, वो क्या था क्वेश्चन जरा बताना। एक क्वेश्चन पूछा था आपने, मैंने कहा था लंबा हो जाएगा, इसके बाद लेता हूँ, वो क्वेश्चन भूल गया मैं। हाँ बोले थे कि परमार जी को बताकर मैं बताऊंगा सर। हाँ बताओ क्या था क्वेश्चन वो। वो तो मैं भी भूल गया सर। चलो जब याद आएगा तो बता देना, फिर तब बता देंगे, मैं भूल गया हूँ। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था लेकिन वो तो कुछ एग्जाम्पल के बारे में बोले थे सर। किसके? कुछ एग्जाम्पल के बारे में बोले थे, प्राइवेट इक्विटी। वो तो बता दिया था, प्राइवेट इक्विटी तो बता दिया था। एक और क्वेश्चन था कोई, वो थोड़ा बड़ा था। तो कंपनी को देके बताइए, कंपनी के एग्जाम्पल, विपिन कंपनी कैसा हुआ है, कंपनी के नाम देखिए, ऐसा कुछ एग्जाम्पल कहा था, एग्जाम्पल देके बताइएगा। एग्जाम्पल किस चीज का था ना, था ये नहीं याद आ रहा है। हाँ प्राइवेट इक्विटी का एग्जांपल देता हूँ। चलो एक बहुत बढ़िया कहानी सुना रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। चलिए बस ये जो ये 2 की पत्ते पूछ लेते हो ना आप मेरे से, पूरी क्लास इन्हीं में लग जाती है, आगे बढ़ नहीं पाते हम फिर। चलो मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में बताऊं कहानी। एक इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 47 बोलता है कि अगर आप कभी भी कोई चीज को ट्रांसफर करोगे, बेचोगे, सेल करोगे तो आप पे लगेगा टैक्स। अगर आप कोई भी चीज को बेचोगे, ट्रांसफर करोगे तो आप पे लगेगा टैक्स। तो वो बेचना वर्ड यूज नहीं करता, वहां पर ट्रांसफर वर्ड यूज करता है। इफ यू ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स, हर तरह के उसके अंदर कॉपीराइट वगैरह कुछ भी आप किसी को ट्रांसफर करोगे तो उसके होने वाले प्रॉफिट पे आप पे टैक्स लग जाएगा, एज पर सेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। इसे कैपिटल गेन बोलते हैं, कैपिटल गेन का टैक्स लग जाएगा।
फिर उसी के अंदर एक सेक्शन नंबर 47 है कि इन चीजों के ट्रांसफर पे टैक्स नहीं लगेगा। इन चीजों के सारे ट्रांसफर पे टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आप ये चीजें बेचोगे तो उसके ट्रांसफर पे टैक्स नहीं लगता है। तो बहुत लंबी लिस्ट है, अब पूरी लंबी लिस्ट तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं 3-4 इंपॉर्टेंट बता देता हूं। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बेचोगे, एग्रीकल्चरल लैंड, और ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल मतलब गांव की, आपकी एग्रीकल्चर लैंड अगर सिटी में है और आप उसे बेचोगे तो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपकी गांव की है, गांव मतलब जहां पर ग्राम प्रधान चलता हो, जहां पर ग्राम मतलब वहां पर वो ना बना हो, नगर पालिका ना बनी हो, ग्राम प्रधान वाला सिस्टम चलता हो, अभी भी प्रधान के इलेक्शन होते हो, तो वो ग्राम गिना जाता है। अगर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, आपकी 10 लाख की थी, आपने 10 करोड़ में बेच दी, 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। तो किस किस को मेरी बात समझ में आई? व्हाइट ब्लैक को व्हाइट कैसे करना है फिर से समझ लीजिए। अगर आपने कहीं पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, सर मैं एक गांव में गया, गांव में जाने के बाद मैंने 10 लाख रुपए दे के 20-25 बीघा जमीन खरीद ली, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुमने 2 करोड़ की जमीन को कागजों में सिर्फ 10 लाख दिखा के और खरीद लिया, 2 करोड़ उसे कैश में दे दिए और 10 लाख ट्रांसफर दे दिया, और कागजों में 10 लाख के दिखा के खरीद लिया, तो जो 1 करोड़ 90 लाख ब्लैक में दिए वो खत्म हो गए। फिर वो जमीन कागजों में 10 लाख की खरीद ली, और 4 साल बाद वो 2 करोड़ 10 लाख की थी, 2 करोड़ 10 लाख की बेच दी। जो 2 करोड़ 10 लाख आए आपके पास, ये वाइट में आए, गए थे कितने? 10 लाख। तो जो 2 करोड़ का कागजों में प्रॉफिट हुआ है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने ब्लैक के पैसे से एग्रीकल्चर लैंड खरीदना और बाद में वाइट में बेच देना और आपका ब्लैक वाला पैसा वाइट हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। ऐसा करना गलत है, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन एज पर सेक्शन 47 अगर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। तो मेरी इस वाले एग्जाम्पल से किसी को कोई काम की बात समझ में आई? तो विद्यार्थी जी आप प्रकाश डालिए। क्या डाले सर बताइए? प्रकाश डालिए, मेरी इस बात से आपको क्या समझ में आया? नहीं तो आपने तो वही बताया सर कि आपके पास पैसा है तो ले लीजिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ऐसा आप मत करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं पब्लिकली। एक बात। दूसरी बात, मैंने टैक्स बचाने का ये तरीका हो गया कि आप गांव की जमीन लेते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स 47 रूल के अनुसार आता है। लेकिन आपने ये कहा दूसरा नंबर कि जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला गेन जो होता है म्यूचुअल फंड में जो हम लोग लेते हैं, वो भी यहाँ बच जाएगा। हाँ, सब कुछ बचेगा, ये तो टैक्स फ्री क्या? इनकम है। जी 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 जी। और किसी को कुछ बढ़िया समझ में आया और कोई प्रकाश डालना चाहे, वरना तो हम अगला पार्ट भी है इसका, वो बताएंगे। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। तो इसमें एक रूल और भी है कि अगर आपने पीस ऑफ आर्ट बनाया, पीस ऑफ आर्ट मतलब वो पेंटिंग हो सकती है, स्कल्पचर मतलब मिट्टी के बर्तन या पेंट या मूर्तियां हो सकती हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। अगर आपने कोई स्कल्पचर वर्क ऑफ आर्ट बनाया है ना, कोई भी आर्ट पीस बना दिया आपने, या आपने कोई छोटी मोटी इन्वेंशन कर दी अपने हाथ से बना के और वो आपकी बिक जाए। फिर से समझिए, आपने वर्क ऑफ आर्ट बनाया और अगर वो आपकी बिक जाए तो वो सेक्शन नंबर 47 में कवर होती थी कि अगर आपने हाथ से कुछ बनाया, बच्चे ने थोड़े बहुत पैसों में वो बिक गया तो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अब उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है, अब उस पर टैक्स लगने लगा है। एग्जाम्पल बताता हूँ उसका। सलमान खान जो कि बहुत बढ़िया अदाकार है, बहुत ही बढ़िया एक्टर है, बीच में उसने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था और आपको याद होगा उसकी पेंटिंग कई कई हजार करोड़ में बिक जाती थी। मेरे समझ में नहीं आता था ये सारी खूबियां कि बंदे के अंदर कैसे आ गई। वो एक्टर भी है, वो पेंटिंग भी बना लेता है, और पेंटिंग कभी बनाता है वो वीडियो में तो दिखा नहीं, तो अल्टीमेटली वो शायद ब्लैक वाइट कर रहा था, है ना। ब्लैक में पैसे आए, कहाँ के पैसे थे वो तो नहीं पता हमें, लेकिन पेंटिंग दिखा देता था बेची हुई, तो वाइट हो जाता था। सरकार पागल नहीं है, सरकार ने कहा सेक्शन नंबर 47 का गलत इस्तेमाल, आज से पेंटिंग वगैरह तुम अगर बेचोगे तो टैक्स लगेगा। तो सेक्शन नंबर 47 में से उसे हटा दिया गया। अगला, हाँ जी विनोद जी बोलिए क्वेरी।
इसी तरह का काम प्रियंका गांधी ने भी की थी सर। वो भी पेंटिंग बनाई थी हिमाचल प्रदेश में बैठकर और करोड़ों में बेचती थी और उसको खरीदा था यस बैंक का कपूर। हाँ, वो एक्चुअल में सब ब्लैक व्हाइट को इधर उधर कर रहे होते हैं। चलो जी, इसी जी, चीज जी, पे जी। एक चीज और बता देता हूँ। जब से ये टैक्स लगना शुरू हुआ तब से सलमान का पेंटिंग करने का शौक पता नहीं कहाँ चला गया। अरे अगर तेरी अरबों खरबों में पेंटिंग बिक रही है, उसमें 2-4 करोड़ टैक्स दे दे, बाकी तो बचा हुआ तेरे पास ही आएगा। लेकिन वो पेंटर ही गायब हो गया उसके अंदर का। तो वो मतलब साफ है। बिंग जो बनाया है सर अपना एनजीओ, उसी तरह बेकार है वो। हाँ मतलब चलो मैं किसी भी ब्रांड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें ऐसा शक है कि कुछ लोग, सलमान खान तो बहुत अच्छे आदमी है, वो नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग इस सेक्शन का गलत फायदा उठाते थे। अपने 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ जो ब्लैक का पैसा होता था किसी बंदे को देके कहते हैं तू मेरी पेंटिंग खरीद लियो, उल्टा सीधा कुत्ता बिल्ली बना देते थे और उस पर अपना नाम लिख देते थे नीचे, सलमान खान नहीं, और वो तो अच्छा बंदा है, दूसरा नाम लेंगे हम शिवम गुप्ता, नीचे शिवम गुप्ता लिख देते थे और फिर बोलते थे ले भाई मेरी पेंटिंग कौन खरीदेगा। और फिर मेरे ही वाला बंदा जो ब्लैक का पैसा दिया था उसे मैंने वाइट करके, वो आता था सर मैं खरीदूंगा, और वो 500 करोड़ रुपए मेरी पेंटिंग खरीद लेता था। मैं वो पेंटिंग उसके घर पे रख देता था, 500 करोड़ मेरे अकाउंट में डाल देता था। तो अल्टीमेटली जो 500 करोड़ मेरा ब्लैक था वो घूम फिर के व्हाइट होकर आ जाता था, और फिर इस 500 करोड़ पे टैक्स भी नहीं लगता था, क्योंकि ये तो पीस ऑफ वर्क ऑफ आर्ट था। तो गवर्नमेंट को लगा यार सलमान खान तो फिर ऐसे कभी टैक्स देगा ही नहीं, ये तो हर किसी से यही कहेगा भैया ऐसा कर, तेरी मूवी मैं 1 रुपए में कर रहा हूँ और तू मेरी पेंटिंग खरीद। तो ये मूवी 1 रुपए में करा करेगा, 1 रुपए पे टैक्स लगेगा नहीं, और जो मूवी की फीस होगी उसके बदले पेंटिंग बेच देगा, पेंटिंग बेचने पे भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो जिंदगी भर कभी टैक्स ही नहीं देगा। फिर तो सारे लोग बिजनेस बंद इसी तरह होता है सर फिल्मी दुनिया में सर। हाँ तो फिर ये पेंटिंग फिल्मी पे दुनिया में टैक्स, सर ऐसे ही होता है तो सर। ये पीस ऑफ वर्क पे, वर्क ऑफ आर्ट पे टैक्स लगने लगा। सेक्शन नंबर 47 में से हटा दिया गया। बजरंग का दिल भी बनाया था सर। इसका भी कारण है सर, अमिताभ बच्चन को सत्ते पे सत्ता पिक्चर के लिए एक पैसा नहीं लिया और उसका जो जलसा वाला घर है उसको रमेश सिप्पी ने गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्ट कर दिया तो उसको भी पैसा बच गया। तो ऐसे होते रहता है सर। हाँ अगला पॉइंट गिफ्ट, अगला पॉइंट गिफ्ट। अगर आप किसी को कोई भी गिफ्ट देंगे तो जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी उतनी वैल्यू पे टैक्स लग जाएगा। अगर वो गिफ्ट की वैल्यू, अगर आप कैश में दे रहे हो, तो 50,000 तक टैक्स फ्री है साल में टोटल गिफ्ट। अगर आपको अलग अलग बंदों से गिफ्ट मिल रहे हैं तो 50,000 तक के गिफ्ट आपके टैक्स फ्री है। 50,000 तक का गिफ्ट ले सकते हो आप, बस आपको बतानी पड़ेगी डिटेल किस किसने दिए। 50,000 तक का गिफ्ट टैक्स फ्री है, उसके ऊपर जितने भी गिफ्ट मिलेंगे उस पर टैक्स लगेगा। और अगर आप काइंड में दे रहे हो, मतलब घर दे रहे हो, बिल्डिंग दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, तो 2,500 रुपये तक का, 2,500 तक का गिफ्ट फ्री है, उसके ऊपर की वैल्यू पे टैक्स लगेगा। चलो जब गिफ्ट वाला नाम आया वो, तो चलो मेरे को ये नहीं समझाना था, अब असली चीज पे आ रहा हूं मैं। आपने बोला था कि सर लिस्टेड कंपनी के केस में तो मैंने कभी सुना ही नहीं है किसी ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक कहानी, और बहुत अंदर की कहानी है और ट्रू कहानी है, मतलब ट्रू स्टोरी है। मैं नाम लेके बता रहा हूँ कंपनी का, और ये आप सर्च कर पाओगे, मतलब मिल जाएगी। बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान समझेंगे। एक बार क्या हुआ, रिलायंस कंपनी का एक दोस्त है, फ्रांस का दोस्त है उसका, रूस। ये कंपनी का, ये बंदे का नाम है मिस्टर रूस। ये रिलायंस कंपनी से भी ज्यादा अमीर बंदा है, रिलायंस कंपनी के बराबर का अमीर है, लेकिन इसका बिजनेस है फ्रांस में। तो जो मिस्टर रूस थे ये अपने इसके अंबानी के बड़े करीब है, दोस्त हैं, रोज आना जाना है, डिनर साथ करते हैं, दारू साथ पीते हैं, सारे काम इस तरह के। तो क्या हुआ, एक बार ये जो रूस हैं ये ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग। इन्होंने क्या किया, रिलायंस कंपनी का शेयर शॉर्ट मारा। शॉर्ट मारने का मतलब पता है कि मान लो रिलायंस का शेयर 1,200 रुपये चल रहा है, इन्होंने यहाँ पर सेल कर दिया फ्यूचर में। फ्यूचर में 1 महीने का टाइम होता है कि भैया अगर आपने यहाँ पर शेयर सेल करे हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर या तो वो शेयर दे दो हमें अपने डीमैट में से निकाल के, या फिर इन्हें वापस खरीद लो, तो ये बराबर हो जाएंगे। अब उसने क्या करे, मान लो 1 करोड़ शेयर शॉर्ट कर दिए, 1 करोड़ शेयर 1,200 रुपये के रेट पे शॉर्ट कर दिए। अब वो 1 करोड़ शेयर जब शॉर्ट कर दिए तो उसे 1 महीने के अंदर या तो 1 करोड़ उसके पास शेयर होने चाहिए जो उसके पास थे ही नहीं। तो उसे क्या करना था, 1 महीने के अंदर अंदर ये शेयर जब 1,200 से टूट के नीचे आएंगे, 1,000 पे आएंगे, 1,100 पे आएंगे, तो इसका प्लान ये था मैं खरीद लूंगा वापस, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर कि क्या करना चाह रहा था मिस्टर रूस।
कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की इस बात में कि पहले बेचा और बाद में खरीद लेंगे? ऐसा पॉसिबल है डेरिवेटिव मार्केट में। चलिए विद्यार्थी जी बताइए। मार्केट वाला थोड़ा सा हमको कंसेप्ट समझना था इसीलिए। हाँ सर, आप पहले ये स्टोरी बता दीजिए सर। डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा हो जाता है कि आपने अगर कोई चीज आज बेच दी तो उसकी डिलीवरी के लिए आपको एक्सपायरी तक का टाइम मिलता है। एक्सपायरी तक आप उसे वापस खरीद सकते हो या फिर अपने पास से डिलीवरी दे दो, तो हो जाता है, मतलब वो शॉर्ट सेलिंग हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, म्यूट रहिएगा। हाँ जी बढ़ते हैं आगे। तो अब क्या हुआ, मिस्टर रूस ने कई करोड़ शेयर बेच दिए, ये सोच के कि मार्केट तो गिरेगी। वो मार्केट नहीं, मतलब रिलायंस का शेयर तो गिरेगा। अब रिलायंस का शेयर गिरना इसलिए था कि रिलायंस की कोई डील हुई थी अमेरिका के साथ, वहां पर उसकी रूस को सब। मैंने अपने नंबर से 888 से या 9259 किसी एक से करा होगा, शिवम गुप्ता के 888 से या फिर 9259 से अपने नंबर से किया है। 888 से किया हुआ यहाँ पर। 9259। ठीक है, तो आप जो है इसमें मिस्टर रूस ने क्या किया, शॉर्ट किया। शॉर्ट करने पे आपने उस मार्केट में ये सोचा कि रिलायंस का शेयर तो गिर जाएगा, लेकिन वो शेयर गिरने की जगह किसी वजह से बढ़ गया, जो डील नहीं होने वाली थी। भैया कह रहे हैं कि दोनों में से किसी भी नंबर से रजिस्टर नहीं हुआ, तो भी वो जाने देंगे, नहीं जाने देंगे तो आ जाओ फिर, है ना। मैंने इन दो में से किसी एक से रजिस्टर किया था। ये कह रहे हैं कि मैंने तो अब आपने क्या किया, रिलायंस कंपनी के शेयर को शॉर्ट किया और वो डील नहीं होने के चांसेस थे, लेकिन वो तो हो गई। ठीक है, और जब हो गई तो रिलायंस का शेयर इतनी तेज भागा था कि वो 1500 रुपये हो गया, 1000 वाला शेयर। अब बेचारा रॉस तो फंस गया। चलो लॉस तो वो एक बार को सह भी लेता कि भाई 1000 की चीज थी 1500 हो गई, 500 रुपये पर शेयर का लॉस हो गया, 1 करोड़ शेयर थे, 500 करोड़ का नुकसान हो गया, वो 500 करोड़ सह लेता। लेकिन उस टाइम पर रिलायंस की पेट्रोकेमिकल की जो इस टाइम वो चल रही है ना, वो रिफाइनरी, वो फाइनल हुई थी। तो उस चक्कर में उस टाइम पर आपको याद होगा रिलायंस के बॉन्ड भी आए थे, 4 साल में पैसा डबल करेगी रिलायंस, सबने खरीदे थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ, रिलायंस को पैसे की जरूरत पड़ी अपनी फार्म उसके लिए, रिफाइनरी के लिए, तो लोगों ने जी भर के पैसा लगाया। मतलब वो इंडिया का सबसे बड़ा इशू था उस टाइम पर, और जो ओवर सब्सक्राइब हुआ था, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इंडिया में लोगों का इतना पैसा है। तो रिलायंस पे लोगों को इतना विश्वास था कि लोगों ने अपने घर वर बेच के भी रिलायंस में पैसा डाला, लोगों ने अपनी एफडीआई तोड़ के भी रिलायंस में पैसा डाला उस टाइम पर, और फिर वो डबल भी हुए बहुत जल्दी, 3 साल में 4 साल में डबल भी हो गए थे वो। और उस टाइम पर मतलब बहुत मजा आया। तो उस टाइम वो रूस फंस गया, मिस्टर रूस फंस गया। उसने 1000 के रेट में माल बेचा और वो 1500-1700 का हो गया शेयर। चलो वो 700 करोड़ 800 करोड़ का लॉस भी उठा ले, लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं अपना शेयर। 1700 के रेट में भी उसे शेयर ही नहीं मिल रहे, उतनी बड़ी क्वांटिटी। अब अगर वो अपनी उतनी बड़ी क्वांटिटी दे देता कहीं से लाके तो 700 करोड़ का नुकसान होता, लेकिन अगर वो क्वांटिटी ही ना दे पाए तो सेबी 5 गुना की पेनल्टी लगाती है। मतलब अगर कहीं से शेयर ला दे तो 700 करोड़ का ही नुकसान, लेकिन अगर शेयर ना ला पाया तो 3500 करोड़ का नुकसान। तो रूस ने बचने के लिए वो गया रिलायंस के पास, अंबानी के पास। अंबानी, यार एक गड़बड़ हो गई। अरे यार तू बताना क्या हो गया, तेरे लिए जान हाजिर है यार, मैंने ना तेरी कंपनी के शेयर शॉर्ट मार दिए और मुझे 1 करोड़ शेयर की जरूरत है, तू अपने शेयर दे दे। कह रहा भाई देख मैं अपनी तो शेयर दे ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में ये फैल जाएगा कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग क्यों बेच रहा है, और मेरे शेयर का मार्केट प्राइस वैसे ही बढ़िया चल रहा है इस टाइम, 1000 से 1800 का, तेरे चक्कर में वापस 1000 आ जाएगा। भैया ये तो मैं कर ही नहीं सकता। कह रहा यार मुझे बचा ले, मेरे को 3500 करोड़ का नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं, मेरे से 3500 करोड़ फालतू ले ले, पैसे बहुत है, लेकिन मेरी गुडविल का नुकसान हो जाएगा कि मैं शेयर नहीं दे पाया। मेरी सारे देशों में जितनी गुडविल है, मेरी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे 10-15 हज़ार करोड़, तो 3500 करोड़ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी गुडविल खराब हो जाएगी। तो अंबानी ने कहा रुक जा, मैं तुझे बचा लेता हूँ, मैं तुझे देता हूँ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी के नए शेयर इशू करता हूँ। प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए मैं तुझे नए शेयर इशू कर रहा हूँ कर्जे में, मैं तुझे प्लेज कर रहा हूँ तेरे पास शेयर बस कुछ दिन के लिए। तो रिलायंस कंपनी ने उसे उतने शेयर जितने उसे चाहिए थे 1 करोड़ शेयर उस दिन के रेट पे 1800 के रेट पे बेच दिए। ये वाला अरेंजमेंट करके, एग्रीमेंट करके कि तू मुझे 3 महीने के अंदर अंदर शेयर वापस दे देगा। तो इनकम टैक्स वाले बोले भैया पहले तो आप इसको बेच रहे हो तो एक टैक्स तो लगेगा अंबानी पे अभी, फिर बाद में ये आपको वापस करेगा तो ये बेच रहा है तो एक टैक्स लगेगा रूस पे। तो अंबानी ने कहा जी ये तो डबल टैक्सेशन हो गया हमारे पे फालतू में,
अरे भाई जब मैं इसे बेच के वापस ले लूंगा तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हमें नहीं पता तू लेगा वापस क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अगर तुम ये काम करोगे तो 2 बार कैपिटल गेन लगेगा, एक बार तुमने बेचा फिर एक बार ये बेचेगा तुम्हारे नाम पे आएगा, 2 बार कैपिटल गेन भी लगेगा, 2 बार ट्रांसफर फी भी लगेगी, सब कुछ 2 बार होगा और लीगली तरीके से होगा। तो भैया वो तो रिलायंस है, अंबानी है, उस टाइम कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मोदी जी पे कोई शक मत करना। उसने बात करी पी चिदम्बरम जी से, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, और ये 2004 या 5 में अमेंडमेंट आई थी, सेक्शन नंबर 47 के अंदर एक अमेंडमेंट जुड़ी कि अगर आप कोई अरेंजमेंट करके, किसी के साथ कोई कैपिटल अरेंजमेंट करके अपना शेयर किसी को कुछ टाइम के लिए बेच के उसे वापस रीअरेंज करोगे, अपने पास वापस खरीद लोगे, तो उन दोनों ट्रांसफर को ट्रांसफर समझा नहीं जाएगा एज पर सेक्शन 47। तो जो रूस और रिलायंस के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था उसे ट्रांसफर समझा नहीं गया और उस पर टैक्स नहीं लगा। और ये सेक्शन 47 के अंदर ये वाली क्लॉज सिर्फ उन्हीं के लिए आई थी। तो जब मैं टैक्सेशन पढ़ाता हूं और अगर मैं स्टूडेंट्स को ये वाली कहानी ना सुनाऊं तो वो कहते हैं सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई कि हमने अगर किसी को शेयर बेचे और बाद में वापस ले लिए तो टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर बेच ही क्यों रहे। अब उन्हें कौन समझाए कि भैया ये वाली लाइन याद करना है, कोई फायदा नहीं है, दोबारा जिंदगी में कभी नहीं होने का, ये एक बार होना था, इसके लिए ही ये टैक्सेशन बना। और पी चिदम्बरम जी को कुछ दिया ही होगा, जो भी, मैं किसी के लिए कोई मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मतलब ईमानदारी से पी चिदम्बरम जी ने हमारे देश के बड़े करदाता हैं उनके लिए ये काम किया होगा। और मेरे ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ काल्पनिक है, किसी भी तरीके से ये एनफोर्सिएबल नहीं है और मेरा किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलने का कोई मन नहीं है, तो इसे मजाक समझ के इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है, सबके लिए। और ये तो आपको केस तो समझ में आ गया होगा। तो आपका क्वेश्चन ये था सर एक लिस्टेड कंपनी के शेयर मैंने तो कभी नहीं देखे प्राइवेट प्लेसमेंट होते हुए। मैंने आपको इतना बड़ा एग्जांपल बताया, प्रूफ के साथ बताया, सेक्शन भी बता रहा हूं और कब हुआ था ये भी बता रहा हूं, ठीक है। इससे बढ़िया चीज मेरे को नहीं लगता आपको मैं बता सकता हूं। ये आपके एग्जाम्पल का आंसर। चलिए थोड़ा सा पढ़कर बस क्लास ऑफ करेंगे, बढ़ते हैं आगे। सेकेंडरी मार्केट और पढ़ लेते हैं क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट को ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट भी बोला जाता है। इन्वेस्टर क्या करते हैं, इसमें आपस में बाय सेल करते हैं, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। इन्वेस्टर्स बाय और सेल करते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी अमंग देमसेल्व्स, आपस में, कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। इससे क्या होता है, आपस में आप एक दूसरे को बेच पाते हो, लिक्विडिटी मिल जाती है और प्राइस डिस्कवर हो जाती है, रोज ऊपर नीचे रेट होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे होता है ये किसी ना किसी, या तो एनएससी पे होगा या बीएससी पे, या एनवाईएससी अमेरिका वाले को बोलते हैं और नैस्डैक भी अमेरिका वाले को बोलते हैं। ओवर द काउंटर मार्केट बोला जाता है, ऐसे डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटी की, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की भी। एग्जांपल, जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर एनएससी पे बेचोगे अदर इन्वेस्टर को, तो इसे हम सेकेंडरी मार्केट बोल देंगे। और एक होती है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट अभी सर मेरे से पूछ रहे थे क्या होती है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। डेरिवेटिव मार्केट वो होती है जो फ्यूचर मार्केट होती है। फ्यूचर मार्केट मतलब हम शेयर नहीं खरीद रहे, हम शेयर का फ्यूचर खरीद रहे हैं जिसकी एक एक्सपायरी डेट है। मान लीजिए इस बार की एक्सपायरी डेट क्या है, 31 मार्च। तो वो कहता है भैया या तो 31 मार्च को वो अपनी फ्यूचर, आपने ऐसे मान लो आप फ्यूचर खरीदा है 31 मार्च को, तो आप आज नहीं खरीद रहे, उसकी पेमेंट आपको 31 मार्च को देनी है और आपको शेयर 31 मार्च को मिलेंगे। अगर आप आज बेच रहे हो तो वो शेयर आपको 31 मार्च को देने हैं और उसकी पेमेंट आपको 31 मार्च को मिलेगी। तो 31 मार्च से पहले मान लो आपने आज बेचा, 31 मार्च से पहले खरीद लो, तो ये फ्यूचर मार्केट में पॉसिबल है क्योंकि इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, सेटलमेंट उस दिन होता है। तो क्या होता है, हल्का हल्का समझाया मैंने आपको। और ऐसी ऑप्शंस मार्केट होती है, ऑप्शंस मार्केट में आगे कभी समझा दूंगा। तो फ्यूचर मार्केट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अंडरलाइंग एसेट की मार्केट होती है फ्यूचर के हिसाब से, और फिर उसको आगे की तरफ डिलीवरी देनी होती है। बस आपके कोर्स में ये है नहीं फ्यूचर मार्केट, इसलिए इतना ही काफी है कि फ्यूचर स्पेसिफिक डेट के लिए होती है। चलिए, डेट मार्केट, डेट जैसे इक्विटी मार्केट होती है वहां इक्विटी शेयर ट्रेड होता है, ऐसी डेट मार्केट होती है, वहां पर बॉन्ड्स, डिबेंचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेड होती है। फिक्स इनकम मिलती है आपको, इस पर जितने भी परसेंट लिखा होता है उतने परसेंट हर साल आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और टाइम आने पर इनकी पेमेंट पूरी की पूरी आपको हो जाती है। अलग अलग नाम से आते हैं, जीसैक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, है ना, ये 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड वगैरह वगैरह वगैरह। अगली होती है फॉरेक्स मार्केट। जैसे आपकी इक्विटी मार्केट में इक्विटी शेयर बिकते हैं और आपकी बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड बिकते हैं, ऐसी फॉरेक्स मार्केट में फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, दूसरी कंपनी की करेंसी बिकती है, दूसरे कंट्री की करेंसी बिकती है, जैसे डॉलर, येन और भी जो अलग अलग कंपनियां, अलग अलग कंट्री है, यूरो, ये सब बिकता है। तो फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, इसमें करेंसी की ट्रेडिंग होती है, जैसे यूएसडी, आईएनआर, यूरो, है ना, गोल्ड,
ये कमोडिटी मार्केट होती है, यहाँ पर गोल्ड, क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सिल्वर, तेल, क्रूड ऑयल, ये सब क्या होती है कमोडिटी मार्केट। तो मेरे हिसाब से मार्केट तो आपको अलग अलग समझ में आ गई होंगी। ये सिक्योरिटी मार्केट इतनी सारी तरह की होती है, मैंने आपको सब समझा दिया है, यहाँ तक आप पढ़कर आएंगे। इसके बाद डीमटेरियलाइजेशन और मटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी में कल कराऊंगा। बस यहाँ तक आपको पढ़कर आना है। और जो नए स्टूडेंट हैं उनकी वजह से भी आज मैं थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि वो अपना पिछला कवर कर सके। आपके जो टेस्ट है चैप्टर नंबर 1 की वो क्वेरी आप ले लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 का एक और टेस्ट मैं आपको कल या परसों तक दे दूंगा। कल या परसों तक मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का एक और लिंक भेज दूंगा जो आपने करना होगा, लेकिन उससे पहले आप चैप्टर नंबर 1 की तैयारी कर लीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जो अभी पेपर आया था वो बहुत इजी दिया था मैंने। अब की बार जो दूंगा वो बहुत टिपिकल होगा। दूसरा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चैप्टर नंबर 1 की इस बार अच्छे से तैयारी करके आनी है। और इस बार मुझे 100% मार्क्स चाहिए, इस बार नंबर कम नहीं आने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपके 100% मार्क्स आएँ चैप्टर नंबर 1 के ही टेस्ट में, जो मैं आपको कल या परसों तक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो ध्यान से तैयारी कीजिए। और सेकंड चैप्टर आपका अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही सेकंड चैप्टर ख़त्म होगा मैं 2-3 दिन छोड़ दूंगा उसके लिए, प्रॉब्लम लेने के लिए, क्वेरी लेने के लिए बैक क्वेश्चन की, और फिर मैं सेकंड चैप्टर का टेस्ट दूंगा। तो अब आपको मैं स्पीड भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि देखिए 10 क्लास के अंदर 1.5 लेसन कराया है, लेकिन अगली 20 क्लास के अंदर बचे हुए 10 लेसन हो जाएंगे। यानी कि अब हर एक लेसन 2-2 दिन में ख़त्म हुआ करेगा, 2-2 क्लासेस में। तो थोड़ी सी स्पीड आप लोग भी बढ़ा लीजिए। मुझे लगता है अब आपको मैं बड़े अच्छे से समझ में आने लगा हूँ, है ना। अब मैं आपके लिए नया नहीं हूँ और आपको मेरी बात सारी समझ में आई होगी। जो नए आए थे आज, एक बार मैं एक बात करना चाहूँगा उनसे, जरा आइए। आज के नए स्टूडेंट आ जाइए सामने सर। बताइए सर, आज की क्लास आपको कैसी लगी वीडियो ऑन करके? एक सेकंड सर, नीचे कब आप नहीं दिखाई दे रहे हैं सर। दिखेंगे जी सर। सर आज की क्लास कैसी लगी है बताइए। हाँ जी। नहीं सर, अच्छी लगी सर क्लास। और कुछ काफी कुछ समझ में आया सर। बोर तो नहीं लगी? नहीं सर, पता ही नहीं लगा कब मुझे। तो मेरे को सर भूख लगी थी जब मैं क्लास ज्वाइन करने के लिए बैठा, अब तो पता ही नहीं लगा कब आपने 9 बजा दी। चलिए बहुत अच्छा। और आप खा सकते हैं, देखिए विद्यार्थी जी खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाते खाते क्लास ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ नहीं सर, मतलब इतना इंटरेस्ट आया सर कि मतलब जब रिलायंस वाली आपने कहानी सुनाई तो एक्चुअली में पता लगा कि बड़े बड़े जो लोग हैं, इतने HNI लोग हैं, ऐसा भी करते हैं। मतलब बहुत कुछ आज समझने को मिला सर। भैया वो ऐसा ही करते हैं, रिटेलर में कमीशन लॉस ही होगा। हाँ, चटनी और चरनी में काफी अंतर है सर, और पॉलिटिशियंस भी ऐसा करते हैं, अब पता लगा तो उसका। नहीं, ऐसे ऐसे मेरे पास और भी एग्जांपल हैं, बहुत है। तो नहीं सर, वास्तव में आपने कहा था डेमो के अंदर में कहा बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, और एक्चुअली में समझ में आया। मैं तो 1 घंटा पहला ही दिन है आपका भी तो। जी सर जी, बहुत कुछ समझ में आया। थैंक यू सर। ऐसी ऐसी चीजें हम आपको डेली देंगे और दे रहे हैं। आप हमारे डेमो देखिए, 10 क्लासेस देखिए, आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ नई बात रोज बताऊंगा। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं रोज आपको कोई ना कोई ऐसी चीज दे दूंगा जो आपने 5000 पे करे हैं, वो एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। वो वसूल हो गए आज की क्लास से, है ना। हाँ, लगभग तो पूरे वसूल हो गए। हाँ, तो रोज ऐसी चीज दूंगा मैं। तो यानी कि अगर 30 क्लासेस दी तो 1.5 लाख रुपए हो गई मेरी फीस। जी सुराजीत जी को सर इतना नॉलेज कहाँ से लाते हैं सर? हाँ जी सर इतना नॉलेज कहाँ से लाते हैं, यही सोचते हैं। नहीं, नॉलेज कैसे आई? जब मैं आपको पढ़ा दूंगा आपके अंदर आ जाएगी। फिर लोग आपसे पूछेंगे इतनी नॉलेज कहाँ से लाई। आप मेरा नाम ले देना, मैं अपने टीचर्स का लेता हूँ। भाई मुझे भी तो किसी ने बताया ही होगा ना। हाँ, बस ये है कि मैंने 40-50 टीचरों से इकट्ठी करी है नॉलेज, आपको एक साथ ही दे रहा हूँ। सर आपकी वो वाली डील हुई कि नहीं सर, जो आपने पहली क्लास ली थी हम लोग की 23 तारीख से पहले आपने क्लास लिया था, उसमें आप बोले थे कि आज ही मैं जा रहा हूँ, वो मेरा डील क्लोज हो जाएगा, याद है आपको? वो घर लेने के लिए? हाँ एग्जैक्ट। हाँ, वो डील मेरी मैं जाया नहीं पाया उस दिन मैं गया था। मतलब डील क्लोज नहीं करी है, लेकिन हाँ तय कराया हूँ। और थोड़ा सा मार्केट गिरी हुई है ना, पैसे भी तो देने पड़ेंगे। एक बार मार्केट उठ जाए तो शेयर मार्केट से पैसे निकाल के वापस उसको दे दूंगा। तो मैंने होल्ड पे की हुई है अभी। शेयर आपने डेमो में दो टिप्स दी थी, वो टिप्स नहीं बताई सर आपने। अब वो लंबा हो जाएगा सर। आज तो आप में ना, वो शायद मैंने डेमो वाले दिन बताया था कि किस दिन?
नहीं सर, डेमो के अंदर है नहीं, डेमो में एकदम लास्ट खत्म हो गया था जब आपने कहा था कि मैं 2 टिप्स लास्ट में डेमो से बता पहले दूंगा। बताई थी सर आपने। अच्छा चलो मैं एक बार चेक कर लूंगा डेमो का रिकॉर्डिंग और फिर मैं बताऊंगा, मुझे याद नहीं रहा मैंने क्या बोला होगा। अरे टेंशन मत लो, जो भी बोला होगा सब बताऊंगा। 30 क्लासेस में 30 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको लगेगा मजा ही आ गया, रोज एक बताऊंगा। टेंशन ना लो, कुछ नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद फिर NISM 10 भी तो पढ़ाना है, उसमें और बता दूंगा। बहुत है मेरे पास, तो दोनों कोर्स खत्म होने के बाद भी मेरी कहानियां खत्म नहीं होंगी, इतनी है मेरे पास। नॉलेज की कोई कमी नहीं है, जितनी चाहिए उतनी ले लो। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।